नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। गाजा जिस तरह से कब्रिस्तान बनता जा रहा है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब गाजा से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। सीज फायर टूटने के बाद से नेतन्याहू के तेवर और भयंकर हो गए। आलम यह है कि पिछले 3 से 4 दिनों में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा में जो कुछ दिख रहा है, सब पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। बड़े बड़े अस्पताल जमींदोज हो रहे हैं। अक्टूबर 2023 में युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक गाजा में 500 से 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। और अगर इसी तरह से बमबारी होती रही, मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, तो गाजा का सर्वनाश हो जाएगा। आखिरकार नेतन्याहू क्या गाजा को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, या फिर कोई रास्ता बचा है जिससे इस विनाशकारी युद्ध का अंत हो सके? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। नेतन्याहू का बारूदी गुस्सा, गाजा का बर्बाद एक एक हिस्सा। 50,000 से ज्यादा मौतें, 1 लाख से अधिक घायल। गाजा में हमले पर हमला, प्लान बदला, हमास दहला। गाजा पर इस वक्त इजराइल कहर बनकर टूटा हुआ है। दरअसल सीज फायर पर बात नहीं बनने के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी में तांडव मचाया हुआ है। बीते 3 से 4 दिनों में इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिनमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं रविवार को इजराइल के हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत होगी, जबकि कहा जा रहा है कि इन हवाई हमलों में हमास का एक टॉप कमांडर भी मारा गया है। गाजा में नेतन्याहू ने तो कोहराम मचा रखा है। साथ ही लेबनान में भी इजराइल ने हमला करने का दावा किया है, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमले की बात से इनकार किया है। दरअसल करीब 1.5 साल तक अकेले हमास से लड़ने के बाद 4 महीनों से इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। गाजा पर हमला करने के लिए नेतन्याहू बेकरार हैं, और इसलिए अब की बार गाजा में जिस तरह से नेतन्याहू तहलका मचा रहे हैं, उससे साफ है कि नेतन्याहू गाजा में इजरायली झंडा फहराने के बाद ही शांत होंगे। इजरायली सेना ने बीते रविवार को गाजा पट्टी में और घुसने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राफा के दक्षिण में तेल अल सुल्तान इलाके को घेर लिया है। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक सैनिकों ने रात भर इस इलाके को घेरने के बाद कई आतंकवादियों को मार गिराया और हमास के कमांड और नियंत्रण केंद्र पर हमला किया है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि इस युद्ध का मकसद हमास का खात्मा करना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। और लग भी रहा है, नेतन्याहू जब तक हमास का पूर्ण नाश नहीं कर लेते, तब तक वो कोहराम मचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो गाजा की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आपको याद होगा कि जब शपथ लेने के बाद ट्रंप ने संकेत इस बात के पहले ही दे दिए थे। कई सारी बातें और कई सारी शर्तों के बीच उन्होंने कहा था कि गाजा अगर अपनी मनमानी करेगा, गाजा में अगर अपनी मनमानी हमास करेगा, तो उसे अंजाम भुगतना होगा। और सीज फायर खत्म हुआ, और अब गाजा और फिलिस्तीनी अंजाम भुगत रहे हैं। आए दिन हो या फिर रात, धमाकों की आवाज लगातार कानों में लोगों को गूंजती रहती है। 50,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एम.जे. अगस्टीन विनोद, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सिवाच साहब के पास पहुंचूंगा और सिवाच साहब से ये पूछने की कोशिश करूंगा कि सिवाच साहब, अब तक जो बातें की जा रही हैं, उन बातों में कितनी लाशें आ चुकी हैं, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका या ट्रंप जो चाहते हैं, क्या बाकी के तमाम मुस्लिम देश इसके खिलाफ खड़े हुए हैं? क्योंकि गाजा से तमाम मुस्लिम देशों को बचाने की आवाज, अपील की जा रही है, बचाने की मांग की जा रही है, और मुस्लिम देशों में भी एक स्वर में इस बात के संकेत दिखाई दिए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कूटनीति एक बड़ी होती है, वो मुस्लिम देशों की भी है और अमेरिका की भी है। क्या होगा और क्या कहेंगे?
और देखो मनोज, सच्चाई यह है कि ये जो सीज फायर था वो टूट गया है, क्योंकि इजराइल चाहता था कि जो भी बचे हुए बंदे ही हैं हॉस्टेज को छोड़ा जाए। जो 59 है, जिसमें से आधे जिंदा हैं और आधे करीब करीब मरे हुए हैं, वो बात बनी नहीं। ये भी सच्चाई है, जो हमास का सोचा था इसने मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी हद तक नष्ट कर दी, वो ऐसा नहीं था। हमास अभी भी बहुत सक्रिय है। तो इजराइल ये कभी अलाउ नहीं कर सकता कि हमास अभी भी काफी हद तक उसकी मिलिट्री पावर जो इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है ये तो होना ही था, और ये सच्चाई है कि अब ये ताबड़तोड़ हमले होंगे। यकीन किया जाएगा कि हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको फर्दर डिग्रेड किया जाए, जैसे कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की काफी हद तक मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हुई है। इसी प्रकार से जो होती रेबल हैं यमन में, क्योंकि ये तीन हुड हैं सांप के, वो एक्चुअली जो सांप है वो है ईरान, उसके तीन जो प्रॉक्सीज हैं वो हमास, हिजबुल्लाह और होती हैं। इसमें अगर आप देखें, हिजबुल्लाह काफी हद तक डिग्रेड हुआ है, और उसके साथ साथ हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है, और होती रेबल को अब एक प्रकार से उनके पीछे जाया जा रहा है रेड सी में, जिसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है इजराइल का। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इजराइल हमास को पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश करेगा। कितना करता है समय बताएगा। इसमें नुकसान तो होगा, कैजुअलिटी काफी होगी सिविलियन की, क्योंकि हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो कि सिविलियंस को ह्यूमन सीड इस्तेमाल करता है। जहां पर वो हॉस्पिटल पे एक प्रकार फायर हुआ या उसको टारगेट किया गया, उसके अंदर जो लीडर थे हमास के वो भी मिले, और काफी हमास के लड़ाकू भी मारे गए, मगर सिविलियन की भी कैजुअलिटी हुई। अब अमेरिका क्या चाहता था, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से ये इशारा किया था कि आने वाले समय में जो पैलेस्टीनियन हैं गाजा पट्टी में, वो वहां से निकल जाए 20 से 22 लाख, उसमें वो इजिप्ट और जॉर्डन उनको ले। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जॉर्डन ने भी, इजिप्ट में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहां से एक प्रकार से खाली हो, क्योंकि इजराइल कभी अलाउ नहीं करेगा हमास दोबारा आए गाजा पट्टी पे, क्योंकि अगर 7 अक्टूबर दोबारा नहीं चाहता हो। इसके साथ साथ जिस प्रकार से इजराइल अभी जा रहा है सीरिया के अंदर, गोलान हाइट से उसने बफर जोन और बनाया, आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं यह भी सुनने में आया, हो सकता है इजराइल ये भी देखे कि इनको सीरिया में बसाया जा सकता है। मगर सच्चाई यह है कि गाजा पट्टी से पैलेस्टीन जाने को तैयार नहीं है, हमास अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इस लड़ाई की आप इंटेंसिटी देखेंगे ज्यादा होगी, और इसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटी भी होंगी। मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा नहीं है, मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है। क्या हमास को अब मिलिट्री पावर के साथ कोई हेल्प मिलेगी, वो भी बहुत कम है, क्योंकि ईरान से जो हेल्प आती थी वो ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान, लेबनान से वो आती थी गाजा पट्टी में। क्योंकि सीरिया में असाद की गवर्नमेंट गिर चुकी है, वहां से भी इनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह भी कमजोर है, वो भी नहीं दे सकता, और जी। होती रेबल खुद इन्वॉल्व है लड़ाई में, जो कि ईरान और अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है हमास के ऊपर हमले ताबड़तोड़ होंगे, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो कैजुअलिटी जो है सिविलियंस की भी होगी, मगर इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा इजराइल को। और मुझे लगता नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई इकट्ठा खड़ा हुआ है। क्या आने वाले समय में सीज फायर हो सकता है, चांसेस बड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी। नेतन्याहू चाहेंगे कि अभी सीज फायर शायद ना हो, क्योंकि जब तक ये हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफी हद तक नष्ट ना कर दे, ये लड़ाई रुकने का जी। नाम ऐसा नहीं। और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ये अब कुछ साफ सुथरे नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दे दी है नेतन्याहू को। मनोज, खुली छूट दे दी है। विनोद साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वाकई खौफनाक है। 50,000 लोग मारे गए, ये स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात का जिक्र कर रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि गाजा पर हमले के जवाब में हमास आतंकी यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ, उनके लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहा है। तो ये अभी लड़ाई और बढ़ेगी, मुझे लगता है कि मौतों का आंकड़ा भी और बढ़ने वाला है। देखिए, मैं थोड़ा सरल तरीके से समझाना जी। चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं जो हमारे न्यूज को सुनते हैं, जी। उन्हें थोड़ी सरल भाषा में समझ में आए ये बात। जी। ये एक राजा हुआ करता था हम्म। ईसा पूर्व 1700 साल ईसा पूर्व के दौरान। उसका नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी ने एक हम्मुराबी संहिता लिखी थी, 282 रूल्स दिए थे उन्होंने दुनिया को।
उसमें सबसे कहा जाता है खौफनाक रूल था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। ये कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक रूल था, और लोगों ने इसके ऊपर आगे जाकर के टिप्पणियां भी की कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख निकालने लगोगे तो पूरी दुनिया जो है अंधी हो जाएगी। यही रूल को यहाँ पे अगर इसी मापदंड में अगर देखते हैं मनोज जी, जी 1200 लोग मरे थे अक्टूबर 7 तारीख को। उसके बदले इजराइल ने कितने लोगों को मारे? आप ही ने आंकड़ा सुनाया, 50,000। ये हम्मुराबी के रूल से भी कहीं खौफनाक रूल नहीं है क्या? ये मैं सवाल हमेशा पूछता रहता हूं, क्या ये जस्ट वॉर है? ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बंधक ले गए, और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमास के लोग हैं इजराइल के हाथों ही खेल गए हैं, अभी भी खेल रहे हैं। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है, वो जो स्ट्रिप है, जो गाजा स्ट्रिप 10 किलोमीटर का स्ट्रिप है, वो जमीन के ऊपर बहुत लोगों का आंख है, क्योंकि वो ऐसा खूबसूरत जगह है जहां ट्रंप ने भी कहा हम रिवियरा बनाएंगे। इतनी खूबसूरत है वो जगह। मैं मोरक्को गया हूँ, मोनाको भी गया हूँ, दोनों कैसाब्लांका जिसका बड़ा जिक्र होता है, दोनों ही इसके सामने कुछ नहीं है। और वो दोनों ही जगह आप देखिए कितना, वहां पे एक बीघा जमीन आपको करोड़ों में मिलेगा, उस तरह का जमीन है। तो हमास अंग्रेजी में कहते हैं इज प्लेइंग इनटू द हैंड ऑफ इजराइल। अगर शांति वार्ता हुई है, शांति वार्ता पे अगर वो लोग जोर देंगे तो इतनी तबाही ना होती, और इतने लोगों को ये बंधक बना के ले गए, और उनका या तो शरीर या जीवित लोगों को लौटा देते, तो हो सकता है इतनी तबाही ना हो। हमेशा से यही कहूंगा कि आज भी उनके पास चांस है कि शांति वार्ता पे पहल करें, ना कि किसी और की कठपुतली बन करके काम करें, क्योंकि वो ऐसे स्थिति में नहीं है जहां वो ये समझें कि ये इजराइल पे हावी हो सकते हैं या इजराइल पे जीत सकते हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर उनके पितामह का हाथ है, जो है अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड का हाथ है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर इन्हें और कोई चारा नहीं है सिवाय शांति वार्ता के। लेकिन शांति वार्ता करने देगा कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रिप सवाल जो है कि किसी शांति भी वार्ता कोई करने देगा या नहीं, कोई होने देगा या नहीं। शिवा साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि यमन के हूती, हमास और हिजबुल्लाह फिर से एक हो गए, इस तरह की खबर आ रही है, और फिर से एक होकर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा? और इन सब के बीच जिस बात का जिक्र विनोद साहब कर रहे हैं कि क्या कोई शांति वार्ता होने देगा, क्या कोई शांति वार्ता के लिए प्रयास किया जा रहा है, या वाकई होने की स्थिति में है, और अगर नहीं होने की स्थिति में है तो इसके पीछे फायदा क्या है? फायदा किसका है? अमेरिका का? हाँ, देखो मनोज, एक चीज समझनी पड़ेगी। जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, वो इजराइल ने तो नहीं किया, वो तो हमास ने एक प्रकार से जेनोसाइड किया, एक टेररिस्ट एक्शन किया, जिसके अंदर उसने 250 के करीब लोगों को मार दिया, और करीब करीब 1200 को मार दिया, और 250 को वो बंदी बना के ले गए। और अभी आप अगर देखें कि जो गाजा पट्टी के अंदर जिस प्रकार से उसने चंद एक समय में लास्ट 7-8 साल में टनल डिफेंसेस बना रखी थी, जितना भी पैसा वर्ल्ड से आता था, यूएन एड आती थी, उसके अंदर उसने अपनी डिफेंसेस को बनाया, उसने अपनी टनल्स बनाई जो वर्ल्ड में नहीं है। 2 ही जगह हैं जहां पर इतनी बड़ी डिफेंसेस हैं, एक तो गाजा में और एक लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह ने बनाया, साउथ लेबनान में। तो ये सच्चाई है कि वाकई हमास इसकी तैयारी बहुत सालों से कर रहा था, और हमास एक बहुत बड़ा जहरीला सांप है। अगर इजराइल उसको नहीं मारेगा तो इजराइल को डसेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल या हमास, इनमें से एक ही रह सकता है, और मुझे लगता है इजराइल की कैपेसिटी बहुत है, वो हमास को कुचल के ही मानेंगे, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमास दोबारा इनके ऊपर हमला करेगा। अब बात आती है
कि हमास, हिजबुल्लाह, होती रिबल अभी मिल गए, वो तो पहले मिले हुए थे, मगर अब उनके अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं रही है। जिस प्रकार से हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, वो काफी हद तक कमजोर हो गया, अभी भी इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, उसके साथ भी सीज फायर है। और होती रिबल वाकई अभी तक सक्रिय हैं, और वो रेड सी में एक पूरी वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। वो रेड सी के अंदर जो ट्रेड है वो नहीं जाने दे रहे, पूरा ट्रेड जो है अब घूम के जाता है, 18 दिन ज्यादा लगते हैं। फ्यूल फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, और अमेरिका भी उसके साथ है, इजराइल के साथ, इन होती रिबल्स को एक यमन में बर्बाद करने के लिए। तो ये तीन मिल सकते हैं, मगर इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान के पास इतनी पावर नहीं रही कि वो डायरेक्ट सपोर्ट अभी दे दे। जैसे मैंने बोला, सीरिया जो एक कनेक्ट था वो अब टूट गया है। ईरान को खुद डर लगा हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर दें, क्योंकि वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना चाहेंगे। मगर वो समय बताएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहें, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कहीं ना कहीं ईरान से कोई बातचीत हो, कहीं ना कोई न्यूक्लियर डील हो, मगर ऐसा लग नहीं रहा। तो अब सच्चाई है कि अगर आप देखें, चर्निंग इफेक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब ये लगता है इजराइल वर्सेस हमास बढ़ेगी लड़ाई, ये रुकने का नाम नहीं। आपने ये इशारा काफी किया, अमेरिका भी नहीं चाहता ये लड़ाई अभी रुके, ना इजराइल चाहता। वो हमास को जितना भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते वो काबिलियत करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बंदी छोड़े जा रहे थे, तो एक डिस्प्ले कर दिया था हमास ने कि वो अभी भी बहुत हिसाब से इंटैक्ट है। मगर ये सच्चाई है, दुख की बात ये है, इसके अंदर जो पैलेस्टाइनियन हैं, जो कि निहत्थे सिविलियंस हैं, उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, जो 50,000 से, वो अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। क्या इनको अब इजराइल और जो अमेरिका चाहते हैं कि पूरा का पूरा गाजा पट्टी को खाली कर दिया जाए, वो जॉर्डन में या इजिप्ट में शिफ्ट हो जाए, वो तो मुझे लगता है चांसेस नहीं है, कोई देश मानेगा नहीं। कि शायद हो सकता है वो सीरिया की तरफ के, मगर ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्या इजराइल और अमेरिका चाहते हैं। मगर एक चीज साफ सुथरी है कि इजराइल हमास को गाजा पट्टी में दोबारा रूल नहीं करने देगा। वो जब तक वहां से निकलेगा नहीं, गाजा पट्टी में अपनी प्रेजेंस रखेगा, और यकीन करेगा जो बॉर्डर मिलता है गाजा पट्टी का इजिप्ट से और बाकी उससे, वहां पर अपनी प्रेजेंट 24/7, चाहे आपका फिलडेल्फी कॉरिडोर है या बाकी जगह। तो मुझे लगता है सिचुएशन अब ऐसे होने वाली है, ये लड़ाई का दायरा गाजा पट्टी के अंदर बढ़ेगा। इजराइल हमास की लड़ाई और तेजी से होगी, सिविलियन की कैजुअलिटी ज्यादा होगी। होती रिबल पे हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर करेंगे, और हिजबुल्लाह को भी एक प्रकार से इजराइल अब जो है एड्रेस करेगा, उनको भी कॉन्टैक्ट करेगा, उनको भी उनका सिर नीचे रखेगा, और ये लड़ाई बढ़ेगी। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अभी भी बटाव है, क्या होगा आने वाले समय में समय बताएगा। मगर ये लड़ाई मुझे लगता नहीं कि जल्दी रुकने वाली है, और ईरान को भी पता है कि अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो हो सकता है आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका ईरान पे भी हमला कर सकते हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को। तो उसको अपना ही डर लगा हुआ है, वो अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहेगा। ये बड़ा संकेत है। विनोद साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, सबसे बड़ी एक स्थिति जो निर्मित हो रही है, इतनी बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी को आप गाजा से हटाकर 3 जगह आप झोंकना चाहते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के भी मान लिया जाए, और उन वहाँ के लोगों का साफ तौर पर, वहाँ की सरकार का, वहाँ की सियासत का कहना है कि यार हम नहीं रख पाएंगे। अब आप कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, 2 चीजें हमें समझना होगा। सबसे पहली बात, जो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है, कासिम ब्रिगेड का जो मिलिट्री विंग है, जिसको हमास कहते हैं, ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, और हूती जो है अधिकांश 90% शिया ऑर्गेनाइजेशन है। सुन्नी और शिया मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, क्योंकि एक करबला में मानता है, एक नहीं मानता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि इन लोगों को कोई शरणार्थी बनाएगा या शरण देगा, ये अपने आप में ही एक नामुमकिन सा सवाल है। एक समय था, ये हिजबुल्लाह और हमास जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक समय ऐसा भी था। तो ये बड़ा ही एक पेचीदा एक मोड़ है। लेकिन देखिए, हमें ये भी समझना होगा, जब ट्रंप ने क्या कहा, ये अगर इन लोगों को अगर यहाँ से हटा करके दूसरे जगह नहीं ले जाएंगे, हम इनको पुनः निर्माण नहीं कर पाएंगे।
और दूसरी सबसे बड़ी बात मनोज जी ये है, जब वेपन फेंक देता है हमास, वो फिलिस्तीनी बन जाता है। जब वेपन उठा लेता है तो हमास बन जाता है। तो फिलिस्तीनी और हमास के बीच में, निहत्ते सिविलियंस और हमास के बीच में कोई फर्क नहीं है, फर्क कर भी नहीं सकता कोई। उसमें वुमेन हो, मैन हो, बच्चे हो, कोई फर्क नहीं कर सकता। और कोई भी फिलिस्तीनी से आप पूछेंगे, वो उसके उसके अंदर उनके जहन में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी किसी के प्रति है तो इजरायली के प्रति। तो हर फिलिस्तीनी जो है मौका मिलने पर दूसरे इजरायली को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो रीजन इसलिए भी है क्योंकि इजरायलियों ने इनके ऊपर हमेशा से कहर बरपाया है, आज से नहीं, जब से इजराइल बना तब से। जब से इजराइल बना तब से नहीं, जब 2000 साल से ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। तो ये समझना कि ये इनके खिलाफ, इनके बीच का जो रंजिश है कभी खत्म होगा अगले 100 साल या अगले 1000 साल, मुझे तो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है कि आप इनको कोई ऐसी जगह रहने दें जहां ये लोग शांति से रह पाए। इजिप्ट के इलाके में हो, या फिर जॉर्डन तो नहीं दे पाएगा क्योंकि जॉर्डन में एक तो जॉर्डन सटा हुआ है इसराइल के साथ, और दूसरा जॉर्डन में वैसे भी रियल एस्टेट की बहुत कमी है। तो इजिप्ट भी एक विकल्प मुझे नजर आता है, क्योंकि दोनों ही सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन इजिप्ट भी इन्हें आने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई हैं, आने देना चाहिए उनको। तो इजिप्ट के ऊपर अगर प्रेशर बना करके इनको ले जाएं, तभी जाकर के ये बचेंगे। नहीं तो जैसे सिवाज साहब ने कहा है, इनके ऊपर आपको मैं एक और चीज बताऊं, 800 लोगों को जो रिहा किया था ये शरणार्थी के बदले, मेरे कुछ मित्र हैं, वो इसलिए किया था क्योंकि इन 800 को आप इनको कैद में नहीं मार सकते थे। ये 800 में आज आपका रिपोर्ट के अनुसार 500 तो जा चुके हैं। तो ये 800 जो टेररिस्ट को इन्होंने रिहा किया था, उसको इसलिए रिहा किया ताकि इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि किसी प्रकार का डाई भी डाला हुआ था ताकि उन्हें पहचान में आ जाए और उनको ये गाजा पट्टी के अंदर ही खत्म किया जाए। तो उसके 2/3 तो खत्म हो चुके होंगे अभी तक जी। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चे इसमें मर रहे हैं मनोज जी, और बच्चों ने क्या किया है ये बड़ी चीज बच्चों है की कि क्या आखिर गलती है? बच्चों का क्या कसूर है। वो तमाम इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसमें बच्चे इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, मर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। पूरी दुनिया जंग की बात कर रही है। विनोद साहब से बात हो गई। मैं शिवा साहब से पूछना चाहता हूं। शिवा साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब ट्रंप ने शपथ ली तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध भी खत्म करने की बात कर रहे थे। 6 सप्ताह तक यहाँ पर जो 6 सप्ताह तक इजराइल और हमास के बीच जो एक तरह से सीज फायर चला, अच्छे संकेत निकल कर आए थे। लगा कि सारी चीज़ें अब लगता है ठीक हो जाएगी और अमेरिका भी अपनी आर्थिक स्थितियों पर ध्यान देने लगा था। लगा कि वाकई लड़ाई होती है तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं। वहाँ यूक्रेन और रशिया की अगर स्थिति देखें तो पुतिन ने भी साफ तौर पर मना कर दिया और जेलेंस्की भी टेढ़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस तरह की शर्त नहीं मानूंगा। पहले भी सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, उसका जवाब कौन देगा? 10 साल पहले जो शर्तें थी सीज फायर की, उसका उल्लंघन किसने किया? फिर से वही हो जाएगा। अब यहां भी जो सीज फायर हुआ था वो भी आप देखिए किस स्थिति में पहुंच गया। लगातार हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, ये सच्चाई देखो, ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि किसी तरीके से लड़ाई रुके क्योंकि उसको फायदा है लड़ाई रुकती। मगर ये भी सच्चाई है कि ये जो सीज फायर में हमास ने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर हमास थोड़ा कोऑपरेट करता और इनके जो होस्टेजेस को रिलीज कर देता तो शायद हो सकता है अगली जो सीज फायर की बातचीत थी उसको कोई सक्रिय कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता। मगर हमास भी काफी अड़ियल काम किया उसने, और मुझे लगता है ये हमास की सबसे बड़ी मूर्खता और गलती है। और हमास अब को पछताना पड़ेगा क्योंकि इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। अमेरिका बिल्कुल साथ है, मिडल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ है और ईरान को, होती रेबल को या हिजबुल्ला को के साथ ये कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। अब आती है रशिया यूक्रेन की बात। देखो, रशिया यूक्रेन वार आपके पॉइंट में दम है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं 24 घंटे में इस लड़ाई को रुकवा दूंगा या ये लड़ाई होती नहीं, अगर मैं होता हो सकता था नहीं होती,
मगर ये सच्चाई अब ये ऐसी पेचीली जब मैं पहुंची, क्या ये लड़ाई रुकेगी रशिया यूक्रेन की? तो अब मेरे हिसाब से ये लड़ाई रुकेगी 2-3 उसमें। देखो पुतिन को भी लग रहा है कि उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, वो अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। उसकी रेड लाइन है एक तो कि वो जो इलाका उसने जीत लिया इजराइल का उसको वापस नहीं देगा, दूसरा एक रिटर्न अंडरटेकिंग दी जाए, यूक्रेन आने वाले समय में नेटो नहीं आएगा, तीसरा कि कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल पावर वहां लगती है तो वो यूरोपियन और नेटो के बंदे नहीं होंगे। और अब वो किस चीज की वेट कर रहा है, क्यों नहीं अब सीज फायर की बात में वो मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहा, जो कुर्स्क का इलाका है जो यूक्रेन ने उससे जीता हुआ है वो उसको लेना चाहता है। एक बार वो पूरा ले लेगा क्योंकि 20-25% अभी भी रह गया है, और तो फिर आप देखेंगे कि जो पुतिन का तेवर और बदल जाएंगे क्योंकि उसके पास सब सारे पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, जेलेंस्की को सपोर्ट मिल रहा है, वो भी एक चैलेंजिंग स्थिति है, खासकर अमेरिका के लिए। तमाम देश उसके साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप नहीं दोगे तो हम दे देंगे। समय का अभाव है, माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा विनोद साहब का, शुक्रिया मैं करूंगा सिवाज साहब का जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि अब तक 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है और सीखा भी नहीं है, वो इन हमलों में मारे जा रहे हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को परवाह नहीं है इन तमाम सारी चीज़ों की। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले समय में स्थितियां सुधर जाएं, सुधरनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही, आगे बढ़ेंगे तो बात होगी एक और सफ़र की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।